बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसकी समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं और उनका अहम तरीन रिमार्क ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना है ये हमारे पूरे निज़ाम की तज़हीक है, पूरे निज़ाम की तज़हीक है। तो इस उनके रिमार्क्स के कुछ घंटों के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के एक इजलास से वीडियो लिंक पर ख़िताब किया और इस खिताब में उन्होंने तकरीबन वही बातें जो हैं वो दोबारा दोहराई हैं जो इससे पहले वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इजलास में भी कह चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रिमार्क्स हैं इसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत कोई कदम उठाएगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस निज़ाम की तज़हीक का बायस करार दिए जा रहे हैं उस निज़ाम की तज़हीक में और कौन कौन मुलव्वस है और किस किस ने ये इस निज़ाम की तज़हीक की है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इस निज़ाम की तज़हीक का सिलसिला जो है अगर जारी है तो उसको कैसे रोका जाए। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब नदीम अफजल चंद साहब जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत और वज़ीर दफ़ा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और आज उस इजलास में मौजूद थे जिससे कि नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया। नदीम अफजल चंद साहब, ये ज़रा जो मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के कुछ रिमार्क्स हैं वो मैं आपको सुनाया। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। मुलजिम को पता है वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर गया, वो वहाँ बैठ कर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। वारंट की तामील के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स गए लेकिन वहाँ मौजूद एक शख्स एडी ने वारंट लेने से इनकार कर दिया। ये बात आज अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताई। अदालत ने मजीद कहा कि हमने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, देखना है कि क्या जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फ़रार किया जा रहा है। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मुझे वारंट गिरफ्तारी का एम नहीं, वो कल ये मौका इख्तियार नहीं कर सकते कि मुझे मौका नहीं दिया गया। और आइंदा समाअत पर दफ्तर खारजा के 2 अफसरान को बुलाया गया है। 7 अक्टूबर को दिन 1:30 बजे इनके बयानात भी कलमबंद होंगे। अब नदीम अफजल चंद साहब, अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है, तो इस तज़हीक में क्या सिर्फ नवाज शरीफ इन्वॉल्व हैं? क्या वो सिस्टम में मौजूद वो तमाम लोग जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त बीमार हैं और वो कबीना जिसने कहा कि अब उनको हम बाहर जाने देते हैं, क्या ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं? देखिए, सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर रिपोर्ट्स मैनेज की गई हैं या जिस तरह मीडिया हाइप थी तो फिर आप कहेंगे मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व था। हर चैनल पे हर टॉक शो में बैठ के मीडिया तो रिपोर्ट्स दिखा रहा था ना। नहीं, तो हमारे सामने भी रिपोर्ट्स आई, हमारे सामने भी एक कमेटी पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट आई, फिर कमेटी बनाई गई, कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई, उसने एग्जामिन करके रिपोर्ट्स दी, फिर डॉक्टर्स से राय ली गई, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी। अगर रिपोर्ट्स तो उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले तो अगर रिपोर्ट्स का फैसला होना चाहिए कि रिपोर्ट्स असली थी या जेली थी, उसके बाद ही कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने। नदीम अफजल चंद साहब, गल काफी वध गई गल वध गई है ना, गल वध गई है। नहीं, गल सिर्फ रिपोर्टां तक नहीं रही, गल और भी ਵਧਣੀ चाहिए है सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ां। देखिए, बात यह है कि वो जो डॉक्टर हैं उनके जो रिपोर्ट है उसकी कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी, अभी तक करवाई है? देखिए, मेरे ख्याल में इंक्वायरी हो रही है, पंजाब हुकूमत यकीनन इंक्वायरी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट्स में रिपोर्ट्स दी हैं। मुझे सच्ची बात है एग्जैक्ट वो लेटर का नहीं पता कि क्या उन्होंने लिख के भेजा है कोर्ट में, लेकिन कुछ रिपोर्ट दी है पंजाब हुकूमत ने। ये खालिस्तान सूबाई हुकूमत का मामला है। अब मेडिकल बोर्ड वो बनाएंगे या इंक्वायरी भी पंजाब हुकूमत करेगी, तो इससे बेहतर होगा को पंजाब हुकूमत का तर्जमान आपको कोई बेहतर जवाब दे सकता। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने रिमार्क्स दिए, उधर नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देर बाद दोबारा खिताब कर दिया। तो अब आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे और जज साहब कह रहे हैं कि मुलज़म जो है वो बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान के सिस्टम पे हंस रहा होगा, तो इसमें आप इस राय की से इत्तफाक करेंगे कि जिन डॉक्टरों ने नवाज शरीफ साहब को बहुत सख्त बीमार करार दिया और कहा कि इनको बाहर भेजा जाए, उनकी वाकई इंक्वायरी होनी चाहिए? इंक्वायरी क्यों हो? क्योंकि जितने भी मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जिनके पास मेडिसिन की डिग्रियां हैं, वो सब मुत्तफिक हैं, आज तक मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बीमार थे जब वो गए हैं। तो जितने भी नॉन डॉक्टर हैं या जो लोग जिनका तिब से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो इसके ऊपर शुबहात रेज कर रहे हैं।
अभी भी तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो मुत्तफिक हैं इसके ऊपर, यहाँ तक कि जो मुल्क के सबसे बड़े अमराज खून के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ताहिर शम्सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस चलाते हैं कराची में, उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी अदालत में ले जाए, मैं यही बयान दूंगा कि नवाज शरीफ बीमार थे। तो ये इस तरह की बातें करना कि जी रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड थी, ये हुकूमत की अपनी नाअहली और नालायकी है जो इन्हें यहाँ लेकर आई है, और नवाज शरीफ के खिलाफ बुग़्ज़ है ऑफ कोर्स। क्योंकि दूसरी बात जो आज मोहतरम जस्टिस साहब ने की, 2 हाई कोर्टों ने मियां नवाज शरीफ को जमानतें दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। क्या उन्होंने भी निज़ाम की तज़हीक की? और अगर जो काबीना है जिसके पास ये दरख्वास्त गई थी और जिसने उन्होंने पहले रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसकी में हम शर्तें लगा देंगे, उन शर्तों पर भी जो है अदलिया ने अपनी राय दी। खुर्रम साहब, तो ये सिस्टम की तज़हीक नहीं है। 2 अदालतों वाली जो आपने बात की है, तो अदालतों ने तो बीमारी को समझकर डॉक्टरों की रिपोर्ट पढ़ के जमानत दे दी। आज जज साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कुछ दिनों के लिए गए थे, अब वापस ना आके निज़ाम की तौसीक कर रहे हैं। जी, वो जैसे ही उनकी सर्जरी हो जाती है वो वापस आएंगे और अपने तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। 200 से ज़ायद दफ़ा वो नैब के उस अल अजीज़िया रेफरेंस में पेश हुए, वो भी उनका एहतराम था अदालतों का। और जब वो अगर 13 जुलाई 2018 को 7 समुंदर पार से वापस आए, वो भी एहतराम था अदालतों का। और निज़ाम की तज़हीक करने वाले तो परवेज़ मुशर्रफ भी बैठे हैं जो बहुत बड़ी तज़हीक की। और जिस जज ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, अरशद मलिक, जिसको हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने डिसमिस किया मिसकॉन्डक्ट पे, उस शख्स ने क्या निज़ाम की तज़हीक नहीं की? तो ये कह देना कि जी वो निज़ाम की तज़हीक जो है ये बात सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि अदलिया पर भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो उठेंगे। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अगर 2 मुंतखब वज़ीर आज़मों को बहुत ही फ्रेवलस चार्जेस के ऊपर आपने डिस्क्वालीफाई किया है, तो क्या वो निज़ाम की और वोटरों की तज़हीक नहीं थी? यूसरत गिलानी और मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे सामने है। तो मेरी इस्तदा ये है कि अगर हमने इसको आगे लेकर चलना है तो तज़हीक वाला मामले से हटकर कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जो अल अजीज़िया रेफरेंस है उसका फैसला जज अरशद मलिक का, वो बिल्कुल अब मनसूख हो चुका है हमारी नज़र में, क्योंकि वो जज जो है वो दुरुस्त जज नहीं थे और अब उसके ऊपर मोहर लगा दी है हाई कोर्ट ने, उनको डिसमिस करके। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। तो जो शख्स सर शर्म से झुका दे आले अदलिया के, क्या वो निज़ाम की तज़हीक का बायस नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सही है। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ पटिशनर जो है वो नवाज शरीफ साहब ही थे, और लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, वो भी निज़ाम की तज़हीक ही थी, महबूब गेट भी निज़ाम की तज़हीक ही थी। जहांगीर तीन साहब भी जो है वो FIA उनको ढूंढ रही है, उनके बेटे को बुलाती है, वो नहीं आता, क्या वो निज़ाम की तज़हीक नहीं कर रहे? देखिए, कोई भी शख्स हो अहमद भाई, जो कानून को मतलूब है या अदालतों को मतलूब है, उसको अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहिए। और जिसका बड़ा कद होगा उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, उतनी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़ा होगा। और मियाँ साहब क्योंकि पार्टी के लीडर हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो मियाँ साहब का मैं समझता हूँ ज़्यादा हक बनता है लोगों के लिए रोल मॉडल बनना। जहाँ तक अरशद मलिक के हवाले से मेरे भाई ने कहा कि ये निज़ाम की तज़हीक है, तो अरशद मलिक के साथ जिन्होंने मुलाकातें की, खा वो मियाँ साहब की तरफ से थी या दूसरी तरफ से, फिर वो सारे उस तज़हीक में शामिल हैं। वो हुसैन नवाज साहब ने भी की, वो जाती उमरा की सैर भी अरशद मलिक ने की, और पॉलिटिकल लोग जिन ने मुलाकातें की या नॉन पॉलिटिकल लोगों ने, वो निज़ाम की तज़हीक ही थी। एक अदालत का ट्रायल कर रहा हो जज, और जज फिर मुद्दई भी और मुलज़मों से सब से मिले, तो ये तो तज़हीक तो है। अच्छा चले, अगर आप, लेकिन इस तज़हीक को एक होता है कि कौन इसको रोकेगा, कौन कैसे, ये सवाल है ना, इस तज़हीक को कैसे रोकेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए आप खत लिखते रहेंगे? इस तज़हीक को रोकना सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा निज़ाम अदल की रिवैम्पिंग करनी पड़ेगी, उसमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। जो अभी अपोजिशन ने भी अपने APC में डिमांड की, निज़ाम अदल की डिमांड उन्होंने जजेस अपॉइंटमेंट की थी, तो पहले भी इनकी वजह से जजेस अपॉइंटमेंट सही तरीके, अब भी मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को मिल बैठ के निज़ाम अदल को ठीक करना चाहिए। आज इनके काम आएगा तो कल किसी और के काम भी आ सकता है। कानून साजी करनी चाहिए मिलके, बिल्कुल करनी चाहिए। वो तो अब APC ने कह दिया, अब तो हम आपके साथ मिलके कानून साजी नहीं करेंगे। APC कोई अगर वो कहते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट है,
तो डेमोक्रेटिक के लफ्ज में हट धर्मी नहीं होती या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता, बंद गली नहीं होती। आप बिलीव करते हैं इस चीज पे? जी खुर्रम दस्तगीर साहब, और मैं तो जहां डेमोक्रेटिक का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जेन्युइन डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये समझते हैं, जिसपे मैं तो अभी शायद इतफाक नहीं करता, अगर उनके मौके तो उसमें तो हट धर्मी नहीं होती। खुर्रम दस्तगीर साहब, पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, बैक डोर भी होता है। खुर्रम दस्तगीर साहब पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो इस पे बताएंगे, लेकिन खुर्रम साहब ये बताएंगे आपकी ये क्यों फैसला किया है पीडीएम ने कि अब आइंदा से हम पार्लियामेंट में जो हुकूमत की कानून साजी है उसमें हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे? जी इसलिए किया कि हुकूमत मुस्तकिल एक आमराना और काले कवानीन पास करना चाहती है, अपने बुग़्ज़ और इमरान खान साहब का जो ज़ाती बुग़्ज़ और इंतकाम है उसको कानूनी शक्ल देने के लिए हमने इस तरह, जिस तरह माली जो है वो बाग में से जहरीली जड़ी बूटियाँ निकालता है, फाटफ के 11 बिलों में से वो आमरीत की जहरीली जड़ी बूटियाँ निकाली हैं जिनमें लामहदूद हकूक दे दिए गए थे अरेस्ट करने के और जेल में डालने के। अब वो 3 कवानीन जो उन्होंने आखिर में पास कराए, बुलडोज करवाए, वो रह गए हैं। लेकिन ये वो हुकूमत है और ये वो वज़ीर आज़म है मीर साहब जिन्होंने हिंदुस्तान के मामले में भी मफरूर हुए और आर्मी चीफ से कहा बात करें, फाटफ की कानून साजी के मामले में मफरूर हुए और अस्करी इदारों से कहा कि आप बात करें, गिलगित बल्तिस्तान के मामले में मफरूर हुए और आर्मी चीफ से कहा कि आप बात करें। तो ये एक ऐसी हुकूमत जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, जो मफरूर है अपनी सियासी और पार्लिमानी जिम्मेदारियों से, उनसे कैसे बात हो सकती है? जो हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं, उनसे कैसे बात हो सकती है? और दूसरा, तज़हीक के मामले में मैं याद करा दूं कि क्या जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर जो रेफरेंस था वो तज़हीक नहीं थी एक फेलो जज की? या जिस तरह जो है शौकत सिद्दीकी को वो अपनी राय के इजहार के ऊपर उनको निकाल दिया गया, क्या वो तज़हीक नहीं थी? तो मैं अपने भाई से इस हद तक मुतफिक हूं कि निज़ाम में बहुत मुश्किलात हैं, बड़ी तजादात हैं और ये तजादात कानून साजी से हल होने हैं अगर वज़ीर आज़म तैयार हो जाए हाथ मिलाने के लिए, लेकिन उनका बुग़्ज़ हमेशा आड़े आता है उनके। अब नदीम अफजल चंद साहब जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पहले भी एक खिताब किया था थोड़े दिन पहले, आज भी उन्होंने मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब किया, उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है शहबाज शरीफ साहब के बारे में। मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रा सुने वो क्या बात है। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है, बहुत दुखी हूँ, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज्यादा बुलंद होता है। शहबाज साहब ने स्टेड फास्ट होने का सबूत दिया है, जो जिस तरह से मर्द बन के खड़े रहे तमाम मुश्किलों के आगे और उन्होंने सर नहीं झुकाया और ना ही उन्होंने अपना जो है वो हमारे बयानियों को अपना जो है ना वो कमजोर किया, बल्कि उसको और मजबूत करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। यकीनन अपने भाई पे बहुत फख्र करता हूँ। हम इंशाल्लाह फिर अब पीछा नहीं दिखाएंगे। चंद साहब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मेरा बयानिया जो है उसको मज़ीद मजबूत किया है, उसको आगे बढ़ाया। तो आपके बहुत से जो वज़ीर हैं वो तो कहते हैं कि बस नून में से शीन निकलने वाली है, ये तो बात उल्टी हो गई है। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। अच्छा, आपको पता था कि ये नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि ये नून मीम शीन निकलने वाली है। मैं इस पे ना पहले दिन से बिलीव नहीं करता। अच्छा, एक ही राय थी इनकी, शुरू से एक ही राय है, और कारोबार इकट्ठे हैं, ईमानदारी इकट्ठी है, करप्शन इकट्ठी है, हर चीज़ इकट्ठी है, जो कुछ है, फैक्ट्रियां इकट्ठी हैं, कारोबार, लेकिन कुछ वफाकी सियासत भी इकट्ठी है, कुछ वफाकी और सियासत देखें, सियासत मियां नवाज शरीफ की है, मियां शहबाज शरीफ साहब की भी इसी तरह है जिस तरह एक पार्टी नहीं, लेकिन कुछ वफाकी वुज़रा और कुछ सूबाई वुज़रा का कुछ दिनों से सारा जोर इस बात पे है कि भाई नवाज शरीफ अलग हैं और शहबाज शरीफ अलग हैं और दोनों एक दूसरे से अनकरीब बिछड़ने वाले हैं। हमारे कोलिशन पार्टनर्स कुछ राय देते रहते हैं, कुछ वजीर या कुछ, उनकी अपनी एक राय अच्छा, है। आप शेख रशीद को कोलिशन पार्टनर कहते हैं? उनकी अपनी राय है, मैं हर किसी की अपनी राय हो सकती है। जहाँ तक एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं? एक है, बिल्कुल एक। तो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है, उनके बयानिया तो वो खुद ख़त्म करके गए। मियाँ मरियम बीबी की खामोशी, मियाँ साहब का बाहर जाना, ये भी वोट की तौहीन है। बाहर बैठ के अगर अल्ताफ़ हुसैन खिताब करे तो वो क्योंकि छोटे सूबे से है वो गद्दार है, मियाँ नवाज शरीफ बड़े सूबे से हैं तो वो गद्दार नहीं है। ये तो फिर म्याना रवि देखे ना, लेकिन कोई भी अल्ताफ हुसैन की तकरीर में और नवाज शरीफ साहब की तकरीर में बड़ा फर्क है। नहीं, ये मैं इतना मकसद में फर्क नहीं है। मकसद अगर ईमानदारी के साथ देखें ना,
अगर वो भी बहरहाल रूल जो है ना बैलेंस होना चाहिए, फिर सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। अच्छा। अगर अदालतें अल्ताफ हुसैन के बैन लगा सकती हैं तो अदालतों को फिर मियाँ साहब को भी मफरूर भी हैं, कन्विक्ट भी हैं, तो फिर उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। फिर टेलीविजन को अगर अल्ताफ हुसैन को मीडिया नहीं दिखाता तो मियाँ साहब को भी नहीं दिखाना नहीं, मियाँ चाहिए। साहब की जो पिछली तकरीर थी एपीसी वाली, वो तो हमें बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो की इसलिए मंजूरी से दिखाई गई। नहीं, वो इसलिए दिखाई गई कि फिर ये कहना कहा जाना था कि जिस तरह अभी मेरे भाई बता रहे थे कि आमराना दौर, फिर इनको वो आमराना गवर्नर जिलानी से शुरू होके तो ज़ियाउल हक उसका मकसद कहीं ये तो नहीं था कि अपोजिशन को और इदारों को आपस में लड़ाएं? नहीं, इदारों को लड़ाने से ना जमहूरियत को फ़ायदा होता है ना सियासत को कोई फ़ायदा होगा। जो भी इदारों को लड़ाने की ख्वाहिश रखता है किसी से भी, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ इदारों को सियासत से हटना चाहिए और सियासत को इदारों से हटना चाहिए। सियासत को भी इदारों को गले नहीं लगाना चाहिए। हम सियासतदान भी ना ज़बरदस्ती गले लगाते हैं अपना शेल्टर लेने के लिए, अपने आप बचाने के लिए, अपने फ़वाद लेने के लिए। दो तरफा है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ इदारों को तो आप ब्लेम दे लेते हैं, लेकिन ये देखें कि कौन अपनी सीवी पेश करता है। फजल रहमान के जलसे में किसने कहा था कि मुझे मौका दें, इतना तावन हमारे साथ होता। मेमू गेट पे कौन गया था, किसके कहने पे गया था? मियां नवाज शरीफ साहब ने जब धरना खत्म किया था, कोई यूसुफ रजा गिलानी की कॉल पे तो नहीं किया था, जनरल इशफाक परवेज कियानी की कॉल पे किया था। तो फिर ये देखें ना, फिर लेकिन अब दो रंगी नहीं होनी चाहिए ना, अब यक रंग होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब अब जो बातें कर रहे हैं आज अब और कब की नहीं बात होती। अहमद मीर जो 10 साल पहले था वो भी कब था और आज भी अब है। हाँ। मेरा कोई क्लिप निकाल के दिखा दिया, मैं तो बहुत छोटा सा कारकुन हूँ, कोई मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरा कोई क्लिप निकाल के दिखा दे किसी, मैं तो छोटा हूँ ना, बहुत छोटा वर्कर हूँ। तो मियां साहब तो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे। आपने सिर्फ पार्टी बदली है, अपने ख्यालात नहीं बदले। नजरिया नहीं बदला, नजरिया नहीं बदला। नजरिया नहीं बदला। खुर्रम दस्तगीर और साहब, ये मियां साहब को साबित कराना पड़ेगा। देखें उनके वर्कर या उनके पार्टी होल्डर तो उन पर सवाल नहीं करेंगे। एज ए पोलिटिकल कारकुन तो मैं भी कर सकता हूँ, आपको भी करना चाहिए सवाल। तो फिर ये सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, चांद साहब जो है वो दो बातें कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो पहले दिन से एक है, और इनके जो साथी कहते हैं कि ये एक दूसरे से अलहदा होने वाले हैं, ये उनसे इत्तफाक नहीं करते। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो मकासद नवाज शरीफ साहब के हैं वही मकासद अल्ताफ हुसैन के भी थे। इसका क्या जवाब देंगे आप? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया एक है कि मुल्क में आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए। उनके तरीके पे इख्तलाफ था कि क्या क्रिटिसिज्म करके या गुफ्तगू करके, जिस तरह की मियाँ साहब ने एक पूरी कौम के जो 73 साला दर्द को ज़बान दी उस दिन 20 सितंबर को, क्या वो तरीका ठीक है, या गुफ्तगू करके और एक मिसाके पाकिस्तान और मिसाके मुईशत ऑफर करके जो शहबाज शरीफ ने बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किया। लेकिन इसका जवाब क्या है मीर साहब? इसका जवाब ये है, इंजीनियर कमरुल इस्लाम जेल में, हनीफ अब्बासी जेल में, शहबाज शरीफ 133 दिन जेल भुगत चुके हैं इस हुकूमत के दौर में, मियाँ नवाज शरीफ जेल में, मरियम नवाज जेल में, हमजा शहबाज और इस वक्त खुर्शीद शाह साहब इस वक्त भी जेल में हैं, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, साजिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल। एक तवील लिस्ट है इस हुकूमत के बुग़्ज़ और इंतकाम की, जिसको ये एहतसाब कहते हैं। लेकिन अब वाज़ेह हो गया कि ये एक पूरा मेला इंतकामा था जिसको ये चला रहे हैं इतने सालों से। तो जो हमने कोशिश की, या शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की, उसका जवाब ये है कि बहनों और बेटियों को घसीटा गया है अदालतों में, अभी भी उनके वारंट इशू हुए हैं। तो फिर अब मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने दुरुस्त कहा कि एक पुरअमन कोशिश की गई कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाने की कोशिश की जाए। वो पुरअमन कोशिश जो है, जो गुफ्तगू वाली कोशिश थी, मफाहमत वाली कोशिश थी, वो अब नहीं चली। तो लिहाजा इसके लिए एक सियासी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल हमें कौम की जो खामोशी है उसको तो जबान देनी है कि पाकिस्तान में जिस तरह एक सेलेक्टेड हुकूमत लाई गई और पूरी कौम ने देख लिया है कि जो हुकूमतें वोट चोरी करके आती हैं वो फिर आटा चोरी करती हैं, वो फिर चीनी चोरी करती हैं, वो फिर पेट्रोल चोरी करती हैं। कि आज जो यूटिलिटी स्टोर में आटा है, ना घी है, ना दालें हैं, खाली पड़े हैं यूटिलिटी स्टोर। पाकिस्तान के गरीब परेशान हैं कि वो कैसे ये चीज़ें खरीदें। और ये जो इस तरह की सिलेक्टेड हुकूमतें हैं वो बैक वक्त दीमक और टड्डी दल साबित होती हैं कि ऊपर से भी कौम को खा रहे हैं, अंदर से भी खा रहे हैं। कि आज अगर हम कहते हैं कि जी इन्होंने
बिजली की कीमतें कातिलाना हद तक बढ़ा दी हैं, लेकिन सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300 अरब रुपए क्रॉस कर गया है, इनके कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने बड़ा शोर डाला कि जी हमने आईपीपी से एक मुआहिदा किया है, अवाम के लिए बिजली कीमतें कम होंगी, लेकिन असल में बिजली की कीमतें 1 रुपया 62 पैसे फी यूनिट नेपरा ने और हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। तो ये हर चीज जो है, ये जो अंदर से और बाहर से खाने का मामला है। मैं कश्मीर का लफ्ज भी जरूर जिक्र करूंगा कि जिस तरह की इस हुकूमत की मफलूज पॉलिसी रही है पिछले 1.25 साल में कश्मीर के मामले में, उसका जो जवाब है, आपने एक जो है नगमा रिलीज कर दिया, आपने एक नक्शा रिलीज कर दिया और आपने कहा जी हमने सारा कुछ हल कर लिया है। और जो अहम मामला था, मैं अभी भी समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान का आने वाले इंतखाबात और गिलगित बल्तिस्तान का आईनी जो हैसियत है, उसके ऊपर बड़ी संजीदा सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। लेकिन जब वजीर आजम ही फरार हो जाए अपने बुग़्ज़ और इंतकाम को बहाना बना के, तो फिर हम किससे बात करें? यहां अब कोई बात करने वाला नहीं है। और इसीलिए जो लेकिन नदीम अफजल चांद साहब आपको दावत दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं दोबारा आए, बैठे, बात करते हैं। जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो है अब मामला वजीर आजम को खुद हैंडल करना पड़ेगा। जिस तरह एपीएस के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सबको बुलाया, इमरान खान साहब को भी बुलाया कि आए, बैठे, कौम को ये मुश्किल दरपेश है, इसको मिलकर हल करते हैं। ये लफ्ज कहना क्यों इतना मुश्किल है कि आए, मिलकर बैठे, हम मिलकर हल करते हैं, बजाय ये कि कौम को इस इंतकाम में, इस मफलूज हुकूमत की नालायकी और नाअहली में अवाम के गले काट दिए जाएं कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, आटा कंट्रोल नहीं हो रहा। आज हम सब ने पढ़ा है अखबारों में कि मिल एसोसिएशन ने कहा है कि जी नवंबर और जनवरी में ये 3 महीनों में फिर बहरान आने वाला आटे का, जो ऑलरेडी हम 33 रुपए का छोड़कर गए थे और आज 76 रुपए किलो हो गया है। तो ये मुस्तकिल बहरानी कैफियत है इस हुकूमत की नालायकी की वजह से। वहां अब ये मामला है कि अगर तो ये संजीदा होंगे तो गुफ्तगू होगी। मैं एक मिसाल देना भी चाहता हूं, मुस्बत मिसाल, कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था उसके ऊपर हम बैठे, मैं भी उन निगोसिएशन में शामिल था, हमें बहुत घंटे लगे, लेकिन हम 23 सफ़े की जो तरामीम थी उस पर हमारा इत्तफाक हुआ और अगले दिन ज्वाइंट सेशन था, उस दिन भी उस ज्वाइंट सेशन में वो मुतफिका तौर पर बिल पास हो गया। लेकिन ये बात अगर जो तो आप जो मिसाल दे रहे हैं, ये तो मिसाल हल होगा, नहीं बैठेंगे ये तो मिसाल फिर इसी तरह जो का आपने दी है ये एपीसी के एलामिया जारी होने से पहले की है। तो अगर बाद में भी अगर चंद साहब आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर आप बैठने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हैं संजीदा ऑफर आएगी तो आप बैठने के लिए तैयार हैं, तो क्या एपीसी से मंजूरी लेंगे आप पहले? जी, हम गिलगित बल्तिस्तान का मामला एपीसी की तमाम जमातों से मुतल्लका है, इस पर यह डिस्कशन होगी और मुझे यकीन है कि अगर कोई मुस्बत और संजीदा ऑफर हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के मेरे भाई और बहनें जिन्हें हमें पाकिस्तानी शहरी बनाना है, उन्हें हकूक मजीद देने हैं, उसका एक बेहतर तरीका जो कश्मीर कॉज को नुकसान ना पहुंचाए, हमें बैठकर बनाना है। और ये हमने ही बैठकर एक मुस्बत बात आई है, मैं इस पे आपका रिस्पॉन्स देता हूं एक वक्फे के बाद। वक्फे से पहले हमारी जो गुफ्तगू है उसमें एक बहुत पॉजिटिव पहलू जो है वो शामिल हुआ है। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा हमारे साथ मुज़ाकरात की कोशिश की जाती है तो हम एपीसी को एतमाद में लेके तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जी देखिए जी, बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए भी ज़रूरी है और जीबी के इस वक्त बिल्कुल खुर्रम साहब की जो बात है हम उसको सीरियसली लेंगे। हम इसी तरह मैं समझता हूँ और भी कुछ इनके एपीसी के जो पॉइंट हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट हो गया, अकाउंटेबिलिटी में रिफॉर्म्स हो गई, जो ये चीज़ें थी, 4 चीज़ें जिन पे ऑलरेडी हमारा इत्तेफाक है सारी पार्टी का। लेकिन अगर आप अपोजिशन के लीडरों को गिरफ्तार करते जाएंगे, देखिए गिरफ्तारी एक और चीज़ है, डेमोक्रेसी को चलाना, मुल्क के आम आदमी के लिए कानून साजी करना, आम आदमी को सहूलियात मुहैया करना, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना, इदारों को मजबूत करना। अगर अपनी ज़ात को इदारों से बालातर समझते हैं कि सिर्फ अपने केसेस की हद तक बातचीत करनी है, जो साबका दौर अभी 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि केसेस की डिमांड अभी अल्टीमेटली की जा रही है, केसेस ना हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अवाम के, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी देखें, इनके चीज़ें तनकीद देखें, अकाउंटेबिलिटी, हमें पकड़ दकड़, बस यही बुगल ये अल्फाज देखें ना। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब बता रहे थे कल के पीएमएलएन के 84 MNA हैं, उनमें से 60 MNAs को नैब ने नोटिस दिए हुए हैं। देखिए हमद भाई,
ये इनका कभी आपको दौर याद ना हो ना, सैफुर रहमान के दौर में देखें कितने अपोजिशन को होते थे, कितने हज़ब इक़्तिदार को होते थे। सैफुर रहमान ने तो हमें भी नहीं छोड़ा। कभी हज़ब इक़्तिदार उस ज़माने में कभी जेलों में नहीं गई थी। फिर जब मुशर्रफ के दौर में नैब आया तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई नैब के ज़रिए, तो फिर उस वक्त तो कोई नहीं बोला। अब तो किसी को पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा नैब के ज़रिए। गवर्नमेंट और नैब आप इंडिपेंडेंट इदारा है, अदालतें आपके सामने, अदालतों के रेस्टोरेशन के लिए आपने आज़ादी का झंडा लहराया था ना उस वक्त। अदालतें आप कहते हैं आज़ाद हैं, तो हम भी कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, तो आप जाएं अदालतों में, साबित करें अपने आप को बेगुनाह। उसमें कौन सी बात है? एक तरफ आप अदालतों से भाग के बाहर बैठे हुए हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम जी अदालतों में नहीं, जो बाहर नहीं गए वो पाकिस्तान में ही हैं, उनको रोज नैब जो है वो बुला लेती है। देखिए नैब ने ये हमारी अपनी, फिर हम बैठ के कानून साजी क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते कि हम ट्रांसपेरेंसी, अगर इनको कोई इतराज है नैब के बुलाने पे तो लाएं। जिस तरह ये इनका तो फिर 1 पॉइंट एजेंडा एपीसी का होना चाहिए था ना, दूसरी बातें पीछे रख देते। पहले कहते हैं कि इस मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए वो सीओडी का अकाउंटेबिलिटी लेके आगे चल पड़ते। वो सीओडी इनको अपने दौरे इख्तिदार में तो याद नहीं रही, और आप कहते हैं अब फिर नया सीओडी करना है, तो नया सीओडी की पहले हुकूमत को दावत देते हैं कि आए हमारे साथ शामिल हो, हम अपनी ज़ात को माइनस करते हैं, हमारी ज़ात को पीछे कर दें, एहतसाब को पीछे कर दें, जो अवाम अदालतों को फेस करेंगे। ये मुल्क के मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस है, महंगाई है, आटे का क्राइसिस जो ये कह रहे हैं, ये क्राइसिस है। हमारा फाटा का मर्ज के बाद फाटा की रिहेबिलिटेशन का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया अफगानिस्तान का पीस, इस वक्त अमन की तरफ हम जा रहे हैं, अफगानिस्तान रीजन जा रहा है। ये अगर ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में बार बार ऑपोजिशन कहती है जी कि वजीर आजम साहब नजर नहीं आते। क्या वजीर आजम साहब आके बैठेंगे मुज़ाकरात में? देखिए वजीर आजम साहब बैठेंगे अगर ये लोग गाली गलोच छोड़ेंगे तो। अगर ये पहली स्पीच से लेके आखिर तक जब भी वही करेंगे तो फिर इस तरह देखे ना, इस मुल्क में कल्चर गाली गलोच का कौन लाया है? इस मुल्क में पफलट फेंकने से लेकर जेलें इन्हों भी काटी हैं। ये जो गाली गलौज का कल्चर है, ये लगता है पाकिस्तान से अमेरिका भी चला गया। आज आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में क्या हुआ, देखा आपने? मैं थोड़ी सी रखे जी क्या हुआ, ये ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान जो अंग्रेजी में बात कर। You're the worst president America has ever had. Hey, Come Joe, on. in 47 months, I've done more than you've done in 47 years. Everybody knows he's a liar. Will you Who shut is your- up, man? listen. This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division. Our country is coming back incredibly well. We handed him a booming economy. He blew it. Final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. क्लाउन और शट अप और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। अब तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ये गाली गलौज शुरू हो गई है। ये पाकिस्तान से उधर गई है या उधर से पाकिस्तान आ रही है? देखिए पाकिस्तान में बड़े बड़े महज़ब लोग भी हैं, आप इस तरह ना करें, महज़ब सियासत भी होती रही है, लेकिन हमारी हमारी लीडरशिप पार्टियों में जब जमहूरियत कमज़ोर होगी तो फिर ऐसे ही तो होते हैं ना। फिर कुछ लीडरशिपों को खुश करने के लिए टीवी पे आके एक दूसरे को गाली देना ताकि हमारी लीडरशिप बगअप करे, वाह जी वाह, तालियां क्लैपिंग हो, ये भी एक हकीकत है जो अलमिया है। अच्छा, अब एक अलमिया और भी है ना कि कुछ दिन पहले सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने एक बात की थी और उन्होंने इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। सुनो उन्होंने बात क्या की थी। आई एम नॉट कंसर्न्ड पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। कराची के अवाम के हकूक की बात करने पे फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा ले लिया गया। नहीं मुझे नहीं पता मीर साहब फिरदौस साहब भी वहीं जा रहे हैं जहां 202 दिन से मीर शकील उर रहमान पड़े हुए हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिरदौस शमीम नकवी को? जी देखिए ना, इशू ये है कि इस मुल्क में इज़हार राय को कुचलने का बहुत संजीदा मामला है। ये सिर्फ एक शख्स नहीं है मीर शकील उर रहमान जिसे पकड़ा गया है, उसके अलावा बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जो उठाए गए हैं। और मैं फिर कहूंगा कि वजीर आजम इस तरह मफरूर हैं कि साजिद गोंदल उठाए जाते हैं, कहते हैं जी हमें नहीं मालूम, हम तलाश कर रहे हैं। बतीउल्लाह जान उठाए जाते हैं, हमें नहीं मालूम, हम तलाश कर रहे हैं। और याद करा दूं 2018 में ताहिर दावड़ अगवा हुए थे, उनको नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन उनकी लाश अफगानिस्तान से मिली। ये जरा फिरदौस ये जो हुकूमत की गैर जिम्मेदारी है
और इजहार राय को कुचलने का मुस्तकिल मामला है। ये अब बहुत ही अच्छा, जरा गंभीर फिरदौस सूरत इख्तियार शमीम कर नकवी गया। वाला मामला जो है उस पे जरा चंद साहब से इजहार राय उनकी बात में आपसे करता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब की वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। नदीम अफजल चंद साहब, गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने बताया कि फिरदौस शमीम नकवी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उनको कहा गया होगा इस्तीफा दो। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं फिरदौस शमीम साहब से बात करके या पार्टी से पूछ के आपको बताऊंगा। मुझे सच्ची बात है स्टोरी का नहीं पता कि इस्तीफा उनसे कैसे लिया गया या उन्होंने खुद दिया है। लेकिन जो उन्होंने बात की है इसमें कोई गलत बात की है उन्होंने? देखिए, पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं उनका तो काम होता है बोलना, और कुछ फोरम होते हैं बोलने के, कुछ फोरम होते हैं जहाँ ओपनली नहीं बात। लेकिन जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत आज़ादी इजहार को दबा रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब अगर तो खुद आज़ादी इजहार के हक में होते तो आप कभी हिस्ट्री उठाकर देख लेना, साफ़ियों को पॉलिटिकल हुकूमतों में कब उठाया गया, कब चैनल बंद किए गए। हर दौर में हुआ है। नहीं, अब कब पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आज हुकूमत की तरफ से तो फौरन रिहा करवाया गया, उठाया नहीं गया। वो तो कोई नहीं, आपकी हुकूमत के दौर में बहुत से वाक़यात हुए हैं। आप सारे रिपोर्ट करें, पुराने दौर भी देख लें जब इतना मीडिया आज़ाद नहीं होता था, जब सिर्फ, और फिर एक मीडिया के लोगों को ख़रीदना, उनको प्लाट देना, उनको अच्छे अच्छे मालकान बना देना अखबारों के, टेलीविज़न के, क्या वो भी आज़ादी राय को ख़रीदना भी दबाने में होता है, या वो जो ख़रीदा जाता है उसको आप दबाने से अलहदा कर देते हैं? आज़ादी खरीदना भी दबाने वाली बात ही होती है। इसका क्या जवाब देंगे? आज़ादी खरीदी गई, आप मीर साहब बात जेल रोड में प्लाट है, मैं एक मिनट भाईजान, एक मिनट, जेल रोड में प्लाट है, वो भी आपको पता है किस तरह आज़ादी राय दिया गया। जॉर्ज टाउन के प्लाट शोज बंद करा दिए गए, आप शो नहीं कर सकते। भाईजान मुझे तो बात करने दे। नहीं, हमारा जॉर्ज टाउन में जो प्लाट है वो भी आपको पता है किस किस को दिए गए, आज़ादी राय खरीदने के लिए दिए गए। तो मेरे भाई जॉर्ज टाउन में बेचना और आज़ादी दबाना को भी दिया था नवाज शरीफ ने, याद करें। शौकत खानम को भी दिया था प्लॉट, तो वो चैरिटी था ना। जॉर्ज टाउन, अगर किसी साफी को चैरिटी के लिए दिया है, किसी गरीब साफी को दिया है जो डिजर्व करता है, तो वो बिल्कुल देना चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। तो अपोजिशन को चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो संजीदा सियासी मसाइल हैं, कौमी सलामती के इशूज़ हैं, उस पर बातचीत का जो दरवाज़ा उसको बंद नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।